बारिश में गरीब काली बहू की ब्लाउज मेहंदी। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा, विजय मेरा इकलौता बेटा है और इसकी तो सरकारी नौकरी भी है। तो मैं अपने विजय की शादी किसी अमीर और सुंदर लड़की से करवाना चाहूंगी। पंडित जी ने कहा था कि आप लोग इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपकी बेटी को देखने आई। लेकिन ना ही तो आप अमीर हैं और ना ही आपकी बेटी सुंदर है। लेकिन बहन जी, बस अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, अब हम चलते हैं, नमस्ते। इतना कहकर कोमल अपने बेटे विजय को लेकर वहां से चली जाती है और एक बार फिर आज वंदना का रिश्ता टूट जाता है। वंदना का परिवार एक गरीब परिवार होता है। गरीब होने के साथ साथ वंदना दिखने में भी काफी काली होती है। वंदना के माता पिता को काफी परेशानी होती है, लेकिन काला रंग होने की वजह से वंदना को उसके रंग से कोई परेशानी नहीं होती है। वंदना के अंदर मेहंदी लगाने की एक बहुत अच्छी खूबी होती है। वंदना बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। जब भी गांव में कोई तीज त्योहार होता है तो हर कोई वंदना से ही मेहंदी लगवाता है। लेकिन इस बात से वंदना के माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा वंदना के काले रंग की वजह से उसे ताने दिया करते हैं। ना जाने ऐसे क्या पाप किए थे जो इस काली को मैंने जन्म दिया। तेरे इस काले रंग की वजह से कहीं पर भी तेरा रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। तुझे पता भी है लोग तेरे बाबूजी को क्या कहते हैं। तेरी वजह से तेरे बाबूजी का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। अरे जब तक तेरी शादी नहीं होगी तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी? कम से कम अपना नहीं तो इसका सोच। एक तो हम लोग वैसे ही गरीब हैं, ऊपर से तेरा ये काला रंग। ये ले, मैंने तेरे लिए बेसन का घोल बना कर रखा था, इसे अपने चेहरे पर लगा ले। क्या पता इससे तेरा ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा कालापन कम हो जाए और तू किसी को पसंद आ जाए। माँ, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना भगवान से अपने लिए काला रंग मांगा था। आप मुझे हमेशा मेरे काले रंग के लिए ताने देती रहती हो। क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? उनकी कोई भावना नहीं होती जो आप सब लोग उनके काले रंग की वजह से उन्हें हमेशा ताने देते रहते हो? चुप कर, आई बड़ी हमें भाषण देने वाली। जितना बोला है उतना कर। ये ले जा और चेहरे पर लगा ले। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे जल्द से जल्द तेरी शादी करवानी होगी। अब चाहे जैसा भी रिश्ता हो, मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगा। अगर अच्छे रिश्ते की ताक में बैठे रहे तो हो गई तेरी शादी। और वैसे भी तो जैसी काली के लिए अच्छा रिश्ता लाएगा ही कौन? अपनी माँ और पिता के मुंह से अपने लिए इतने कड़वे शब्द सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। जितेंद्र कुछ ही दिनों में अपनी बेटी वंदना के लिए एक रिश्ता देखता है और बिना कुछ देखे शादी तय कर लेता है। और कुछ ही महीनों के अंदर वंदना और प्रदीप की शादी हो जाती है। वंदना के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे होते हैं, जिस वजह से उन्हें वंदना के काले रंग से कोई भी परेशानी नहीं होती है। गरीबी की वजह से वंदना की शादी भी एक गरीब परिवार में ही होती है। वंदना का पति प्रेम अपने गांव के सेठ के गोदाम की सुरक्षा किया करता था। शादी के बाद वंदना अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम के शुरू होते ही वंदना के ससुराल वालों की परेशानी भी शुरू हो जाती है। वंदना के ससुराल की छत टूटी होती है, जिस वजह से बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है। पायल और बहू, जल्दी से ये सारे बर्तन जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ पर रख दो। देखो घर में कैसा पानी पानी हो गया है, सारे बर्तन इधर से उधर तैर रहे हैं। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि छत ठीक करवा दो। हर बारिश के मौसम में हमें छत से कितनी परेशानी होती है। हमेशा हमारे घर के अंदर पानी भर जाता है। इस बारिश के मौसम में तो हम लोगों का रहना, पीना, खाना, सोना सब दुश्वार हो जाता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम तो जानती हो ना, गांव में कितने कम काम होते हैं, इसलिए मुझे मजबूरन उस सेठ के यहाँ काम करना पड़ रहा है। हमारा कंजूस सेठ हमें हमारे हक के पैसे भी पूरे नहीं देता है। सिर्फ कुछ समय की बात है, फिर मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके खुद का काम शुरू कर लूंगा। फिर तुम सब देखना, हमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। वंदना से अपने घर के ऐसे हालात नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन वंदना की नंद पायल वंदना के साथ अपनी दोस्त नंदिनी की सगाई में जाती है। नंदिनी, ये मेरी भाभी हैं वंदना, और भाभी मेरी बचपन की दोस्त नंदिनी। पायल वंदना दोनों ही नंदिनी को उसकी सगाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक नंदिनी का ब्लाउज फट जाता है, जिसे देखकर नंदिनी रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरा ब्लाउज फट गया और कुछ ही देर में मेरी सगाई भी है, शुरू होने वाली है। मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है कि मैं इस ब्लाउज को सिलवा सकूं। अब मैं क्या करूं? फटा हुआ ब्लाउज तो मैं सबके सामने पहन कर नहीं जा सकती।
नंदिनी रोना बंद करो और अपना ब्लाउज मुझे दो। वंदना नंदिनी का ब्लाउज लेकर ब्लाउज की पूरी बैक साइड को कटा देती है, जिसे देखकर नंदिनी कहती है, ये क्या कर दिया आपने? मेरा ब्लाउज ठीक करने की बजाय और कट कर दिया। अब मैं अपनी सगाई में बैकलेस ब्लाउज पहनूंगी क्या? नंदिनी डरो मत, ये ब्लाउज पहन लो, मैं अभी कुछ देर में तुम्हारा पूरा ब्लाउज ठीक कर दूंगी। वंदना के कहने पर नंदिनी वो बैकलेस ब्लाउज पहन लेती है, जिसके बाद वंदना जल्दी से मेहंदी का कोन लेकर आती है और अपनी नंदिनी की बैक पर बहुत प्यारा सा मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बना देती है, जिसे देखकर नंदिनी कहती है, वाह भाभी, आपने तो मेहंदी से बहुत ही अच्छा ब्लाउज का डिजाइन बनाया है। अब आप ही मेरी शादी में मुझे मेहंदी लगाइएगा। नंदिनी जैसे ही बाहर जाती है तो सभी लोगों को नंदिनी का बैकलेस मेहंदी का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हर कोई वंदना से मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवाता है, जिससे वंदना की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। नंदिनी की सगाई में सुमन नाम की एक औरत भी होती है। सुमन शहर के सबसे बड़े पार्लर की मालकिन होती है। सुमन को वंदना का मेहंदी ब्लाउज का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो वंदना के पास जाती है और उससे कहती है, वंदना, मेरा नाम सुमन है और मैं शहर के सबसे बड़े पार्लर की मालकिन हूँ। मेरे पार्लर में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह इतनी सुंदर और यूनिक आइडिया से मेहंदी नहीं लगा पाती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी पार्टनर बनकर काम कर सकती हो। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा और तुम बहुत जल्दी अमीर भी बन जाओगी। सुमन की बात सुनकर वंदना बहुत खुश हो जाती है। वंदना के पास अब बस यही एक रास्ता होता है जिससे वो अपने घर की सारी परेशानी को खत्म कर सकती थी। वंदना फौरन ही सुमन के साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वंदना सुमन के साथ शहर जाती है और वहाँ की सभी लेडीज को वंदना का ब्लाउज मेहंदी डिजाइन बहुत ही पसंद आता है। अब धीरे धीरे वंदना पूरे शहर में फेमस होने लगती है, जिस वजह से वंदना के पास अब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वंदना उन पैसों से अपने और अपने ससुराल वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा घर खरीदती है। माँ जी, आपको ये घर कैसा लगा? अब हम में से किसी को भी बारिश के मौसम में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहू, तूने तो एक बेटे का फर्ज निभाया है। मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। हाँ वंदना, अगर तुम जैसी बहू पत्नी हर घर में हो तो वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जितना तुमने हम सब के लिए किया है उतना कोई भी नहीं करता। आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये सब आप सबके लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? आप लोगों के अलावा है कौन मेरा? आप ही तो मेरा परिवार हैं। वंदना की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वंदना अपना खुद का पार्लर खोलती है और अच्छे से उसे चलाती है और अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहती है। सूरज सर पर चढ़ा गया है, लेकिन तुम्हारी दोनों बहनों को सोने से फुर्सत थोड़ी है। अरे इस घर की तो मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। मैं तो बस इस घर के अंदर काम करने के लिए आई हूँ। हे भगवान, तुम सुबह सुबह रेडियो एफएम की तरह चालू हो गई। अरे तुम्हें तो जब देखो अपनी बहनों की ही पड़ी रहती है। कभी मेरे बारे में सोचते हो? आज तक तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा होगा। तुम तो क्या, तुम्हारी बहन भी मेरे बारे में नहीं सोचती हैं। अरे भगवान, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दे दो। और मेरा लंच पैक भी नहीं किया है तुमने अभी तक, बताओ। हाँ, आज फिर से मुझे ऑफिस में मेरे बॉस से डांट सुननी पड़ जाएगी। हाँ हाँ सुनो। अरे ऐसे ही सुनोगी तुम। अब इस घर की नौकरानी जो हूँ मैं, जो कि सारे काम अकेले ही करूंगी। अपनी बहन को भी बोला करो कि मेरे साथ मिलकर काम में हाथ लगवाया करे। भव्य और पुनीत की आपस में ही बहस होने लगती है, जिनकी आवाज से काव्या और सलोनी की नींद खुल जाती है। लगता है भाभी आज सुबह सुबह भड़क गई भैया के ऊपर। चल सलोनी उठ जा, हमें थोड़ा काम करवा देना चाहिए भाभी के साथ मिलकर। सही कह रही है, नहीं तो ये रेडियो एफएम पूरे दिन भर चलता ही रहेगा और रात को सोने के टाइम ही बंद होगा। दोनों बहनें उठकर नहा धो लेती हैं और उसके बाद वो किचन में अपनी भाभी की मदद कराने के लिए जाती हैं, जहाँ उनकी भाभी उनसे बात ही नहीं करती। अरे ऐसे कैसे मुंह बनाकर रखोगी? अगर ऐसे बात नहीं करोगी तो हम किससे बात करेंगे? अरे भाभी माफ कर दो, आज हमें उठने में थोड़ी देर हो गई। कल से हम समय पर उठकर आपकी मदद करवा दिया करेंगे। सलोनी और काव्या अपनी भाभी को हंसाने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद भव्य उनकी बात मान लेती है और भव्य उन दोनों के साथ मिलकर घर के सारे काम कर लेती है। चलो, बहुत दिन हो गया हम लोगों ने बाहर जाकर शॉपिंग नहीं की। आज चलकर शॉपिंग कर लेते हैं। मैं तो अभी से तुम्हारी शादी के लिए सामान जोड़ कर रख रही हूँ, आगे तुम्हारे काम आएगा। ये सुनने के बाद सलोनी और काव्या जहाँ खिलखिला रही थी वहाँ मायूस हो जाती हैं। अरे क्या हुआ? तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे अचानक से नीचे कैसे लटक गए? मुझे माफ करना,
अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हुई हो तो। अब फिर क्या हुआ, इतनी सारे लोगों ने तुम्हारा रिश्ता मना कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई तो तुम्हारा हाथ जरूर थामेगा। दरअसल सोली और काव्या दोनों ही रंग रूप में बहुत ज्यादा काली थीं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे रिश्तों से रिजेक्शंस मिली थी। 5 साल से तो हमारे लिए आप और भैया रिश्ते ही ढूंढ रहे हो, आज तक एक भी लड़के ने हमारे लिए हाँ बोली है क्या? देखो भाभी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। क्या जरूरत है हमारा रिश्ता करके हमें इस घर से भेजने की? अगर आपको हम इस घर में पसंद नहीं है तो बता दो, हम कहीं और रह लेंगे। ये सुनते ही भव्य को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो कहती है, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? चिंता मत करो, तुम्हारा रिश्ता मैं बहुत अच्छे घर में करूंगी और फिर देखना तुम कितनी खुश रहोगी उस घर के अंदर। भव्य अपनी दोनों ननंद को हौसला बढ़ाकर कहती है। उनके बीच ये खट्टी मीठी हंसी मजाक चलती रहती है। तभी घर पर पंडित जी आ जाते हैं। अरे क्या बात है बेटी, तुम लोगों के खेल खिलौने की आवाज तो घर से बाहर तक आ रही है। अरे हमें भी बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम इतना खिलखिला रही हो? कुछ नहीं पंडित जी, अब ननंद भाभी के बीच में आप क्या ही सुनोगे। वैसे मैंने आपको जो काम बोला था आपने किया या नहीं? हाँ बेटी, क्यों नहीं, तेरा काम नहीं सुनूंगा तो और किसका सुनूंगा। वैसे जैसा तुझे लड़का चाहिए था बिल्कुल वैसा ही लड़का है, और एक नहीं 2 हैं। तेरी दोनों नंद उस घर में खुशी खुशी रहेंगी। वाह पंडित जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है। हमारे तो कान ही तरस गए थे ऐसी खबर सुनने के लिए। अब ये बताओ, लड़के वाले आ कब रहे हैं घर पर मेरी ननंद को देखने? अरे मैं शुभ मुहूर्त टाल थोड़ी सकता हूँ। तुम लोग उन लोगों के आने की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि कल ही वो लोग तुम्हारी नंद को देखने के लिए आ रहे हैं। पंडित की बात सुनते ही भव्य के मन में एक्साइटमेंट जाग जाता है। वहीं उसकी दोनों ननंद भी बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वो सभी तैयारियों में लग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो मेहमानों के आने से पहले उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर रखते हैं। जैसे ही लड़के वाले आ जाते हैं, भव्य उनसे बात करना शुरू कर देती है। देखिए, हमारी दोनों ननंद बहुत टैलेंटेड हैं, खाना भी बहुत अच्छे से बनाना आता है, घर संभालना भी बहुत अच्छे से आता है, जहाँ तक कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रखी है। मैं तो कहती हूँ आपको मेरी ननंद जैसी लड़कियाँ कहीं भी नहीं मिलेंगी पूरे गांव में। अरे मैं तो पहली बार ही किसी भाभी के मुंह से अपने ननंद की तारीफ करते हुए सुन रही हूँ, वरना तो तुम जानती ही हो ननंद और भाभी के अंदर तो खटपट चलती ही रहती है। वैसे तुम्हारी दोनों ननंद कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो दोनों अपने कमरे में तैयार हो रही थी। जाओ भव्या, उन दोनों को लेकर आओ। पुनीत के कहने पर भव्य अपनी दोनों ननंद को लेकर आती है। उनका काला रंग देखते ही सरला अजीब सा मुंह बना लेती है और पंडित के कान में कहती है, अरे पंडित के बच्चे, ये सब क्या है? मैंने तो तुझे कहा था कि मुझे लड़कियां सुंदर चाहिए। अरे बहन जी, लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं और संस्कारी भी हैं। यहाँ तक कि आपको दहेज भी अच्छा खासा ही मिलेगा। मैं तो कहता हूँ रिश्ते की बात पक्की कर लो। पंडित की बात सुनने के बाद भी सरला को अपने मन की संतुष्टि नहीं हो पाती, जिसके चलते वो भव्य और पुनीत से कहती है, देखो, अगर मेरी बात का तुम्हें बुरा न लगे उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी दोनों बहनें पसंद नहीं आई। मेरे बेटे दोनों बहुत ही सुंदर और स्मार्ट भी हैं, और दहेज के चलते मैं अपनी दोनों बेटों की शादी काली लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अपनी बहनों के खिलाफ ऐसी बातें सुनते ही पुनीत को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों को काला बोलने की? अरे तुम लोगों से लाख गुना अच्छी और साफ दिल की है मेरी बहन। जाओ, हमें भी तुम्हारे बेटों से अपनी बहनों का रिश्ता कराने का कोई शौक नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। पुनीत गुस्से से उन लोगों को भगा देता है, जिसके बाद भव्य उसे किसी तरह शांत कराती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी और काव्या का भी दिल टूट जाता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती हैं। काश कि हम लोग इस दुनिया में पैदा ही न हुए होते तो ही अच्छा होता। कम से कम हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊं। तभी वहाँ पर भव्य आ जाती है। पागल हो गई हो तुम दोनों? अपने भाई और भाभी को छोड़कर कहाँ जाओगी? अरे हम कोशिश कर तो रहे हैं, देखना हमारी कोशिश नाकामयाब नहीं रहेगी। एक न एक दिन मैं तुम दोनों का रिश्ता एक बहुत अच्छे घराने में करके ही रहूंगी। भव्य की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी ननंद का अच्छे घराने में रिश्ता करा ही नहीं पाती। देखते ही देखते कुछ समय और बीत जाता है और एक दिन उसकी टक्कर एक अंधी औरत से हो जाती है। माँ जी, आप यहाँ सड़क के पास क्या कर रही हो? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। बेटी,
मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। भव्य किसी तरह उस बूढ़ी औरत को उसके घर पर छोड़ आती है, जहाँ उस बूढ़ी औरत के 2 कुंवारे बेटे भी होते हैं। वो भव्य का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी माँ को वापस घर ले आई। दरअसल हम चाहते हैं कि हमारी माँ का ख्याल रखने के लिए कोई घर में आ जाए, लेकिन बहुत डर लगता है। आजकल बहुत सी लड़कियां परिवार को नहीं समझती हैं, कहीं हमारा कोई फैसला गलत न हो जाए। ये सुनने के बाद भव्य के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। वो अपनी दोनों ननंद के बारे में प्रवीण और नितिन को बताती है, जिसके बाद वो उसकी ननंद से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भव्य और पुनीत दोनों ही सलोनी और काव्या की शादी उन दोनों से करा देते हैं, जिसके बाद काव्या और सलोनी दोनों ही शकुंतला की अच्छे से देखरेख करती हैं और उनके घर को अच्छे से संभाल लेती हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती हैं।